हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप अपनी मेहनत को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो सफलता है, वो एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। आपकी जो मेहनत है ना, वही डिसाइड करेगी कि आपकी सफलता, आपका लक्ष्य जो है वो कितना बड़ा होगा, कितना उसका स्ट्रक्चर जो है वो कितना आलीशान होगा। वो सारी चीज़ें एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपका कर्म कैसा है, आपकी मेहनत कैसी है और उसमें कितनी ईमानदारी। तो एक लाइन में आज लेकर आया हूं आपके सामने, वो है सफलता का महल कर्म के नींव पर खड़ा होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो कर्म होगा, आपका जो बेस होगा, आपकी जो मेहनत होगी, उसी के आधार पर एक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होगा। उसी के आधार पर आपका लक्ष्य, आपकी सफलता जो है वो दिखाई देगी। तो याद रखिए कि हमेशा अपना कर्म जो है वो पूरी ईमानदारी से करते रहिए और सफलता जरूर आपके चरण चूमेगी, जैसा कि मैं हर बार 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 बोलता हूँ, राइट। आइए देखें कि लास्ट क्लास में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो आखिर था क्या। और मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि कारगिल विजय दिवस किस लिए मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए थे। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी या किसी भी भारतीय को इसके बारे में पता नहीं होगा। अगर हम बात करें तो ये याद रखिएगा कि कारगिल विजय दिवस, अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये तो आपको पता ही है कि सर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है, तो भारत और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो कारगिल जिले जो, अगर हम देखें एलओसी के अपने कश्मीर के जो एरिया है हमारा, उसमें जो एलओसी वाला एरिया है उसके पास में जो कारगिल जिले था, उस जिले पर एक अगर हम देखें तो जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी कई जवानों की मृत्यु हुई थी। भारत को अंततः जो है वो जीत जरूर हासिल हुई थी। और अगर हम बात करें तो भारत जो है वो अपना फतह वहां पर लहराया था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां अगर आप देखेंगे तो कई जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। अगर मैं बात करूं 1999 के कारगिल युद्ध में जो भारत की जीत हुई थी, उस जीत में कितने जवान जो हैं वो शहीद हुए थे, कितने सोल्जर जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी, तो जो रजिस्टर्ड नंबर है हमारे पास में वो है 527। 527 सैनिक जो थे उनकी मृत्यु हुई थी। आप सोच सकते हैं कि इस युद्ध की जो पताका लहरा रही है वो किसकी नींव पर टिकी हुई है। वो रजिस्टर्ड, जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि भाई 527 जवान जो हैं वो शहीद हुए, लेकिन जिसके बारे में अगर हम देखें तो पूरे तरीके से अगर ये पता ना हो हमको कि और कितने भी सैनिक आसपास के और जो लोग हैं वो शहीद हुए, तो हम, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि कारगिल विजय दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत के अवसर पर। और 527 सैनिकों की पंजीकृत मौतें जो हैं वो दर्ज की गई थी। और एक चीज इसमें आप याद रखिएगा कि एक द्रास मेमोरियल जो है वो बनाया गया है, ठीक है। और कारगिल युद्ध की स्मारक स्थित है कहाँ पर है, टाइगर हिल नाम का एक लद्दाख में एक प्लेस है, वहां पर ही क्या बनाया गया है, द्रास मेमोरियल, जो सैनिकों की स्मारक के तौर पर वहां पर चीजें जो हैं वो देखी जाएंगी। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूं कि इन विच ईयर डिड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड टू मार्क जुलाई 24 एज इनकम टैक्स डे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स डे की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 24 जुलाई को डिसाइड किया कि हम इनकम टैक्स डे जो है वो मनाएंगे। कब से डिसाइड किया, तो वो डिसाइड किया 2010 से। बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ से ईयर पूछूं आपसे कब से डिसाइड किया, तो वो डिसाइड किया है 2010 से। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर जो है वो 2010 होगा। अब बात आती है कि सर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये याद रखिएगा कि आपको ये तो पता है ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि भाई 1857 का विद्रोह हुआ। धीरे धीरे देश में अलग अलग जगहों पर फिर एक विरोध जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ निकल कर आने लगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 1860 की हम अगर बात करते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है जिसका नाम है जेम्स विल्सन। तो 1860 में अगर मैं शुरुआत की बात करता हूं तो मैं ये बोलूंगा कि 1860 में विलियम, माफ करिए, 1860 में जेम्स विल्सन ने ये घोषणा की कि
ये जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत हुई है, जो ये स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, उसके कारण से हमको काफी नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए हम क्या करेंगे, हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके लिए क्या करेंगे, हम कर की वसूली करेंगे, टैक्स रिकवरी करेंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? 1860 में, जब जेम्स विल्सन ने ये बोला कि भाई इस विद्रोह के कारण, इस विरोध के कारण हमको जो भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई हम कहाँ से करेंगे, टैक्स कलेक्ट करके करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब बात ये आती है कि सर अगर हम यहाँ पर देखें कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जिसने 2010 से 24 जुलाई को ये बोल दिया कि हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स डे मनाएंगे। तो जो 2023 की अगर हम बात करें, करंट की अगर हम बात करें, तो कौन सा इनकम टैक्स डे जो है वो अभी सेलिब्रेट किया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए कि अभी 164th नंबर का इनकम टैक्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है 2023 में। बात समझ में आ रही है? अब इंडिया के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात कर लूं, तो वो भी आप थोड़ा देख लीजिए कि इंडिया में जो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट है, या जिसको आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी बोल देते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। अब ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जिसको हम डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट बोलते हैं, एक जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स का। तो आपको याद ये रखना है कि भाई ये जो डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट है, इसके हेड डिपार्टमेंट को हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स के हेड डिपार्टमेंट को हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और इंडिया में अगर हम कर की बात करें, हम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, तो यहाँ पर टैक्स किस प्रकार से लगता है? तो टैक्स जो लिया जाता है वो कैसे लगता है कि इन्होंने ये बोला कि सर आप अगर कम इनकम कमा रहे हैं तो आप कम इनकम पर टैक्स दीजिए, लेकिन अगर आप इनकम ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको ज्यादा इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। जो कम कमाएगा वो कम टैक्स देगा, जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स। मतलब क्या है, इनकम के बढ़ने के साथ में टैक्स जो है वो भी बढ़ रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि कैसा सिस्टम है, ये प्रोग्रेसिव सिस्टम है। तो याद रखना है कि इंडिया में जो टैक्सेशन चलता है, जो इनकम टैक्स लगता है, वो किस फॉर्म में लगता है, वो प्रोग्रेसिव मैनर में लगता है, वो प्रगतिशील प्रणाली पर लगता है। मतलब कि आय में वृद्धि के साथ में कर में वृद्धि होगी। राइट। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि भाई 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। 2010 से इसकी शुरुआत हुई है। पहली बार 1860 में जेम्स विल्सन ने इसके बारे में बोला था कि हमको जो भी नुकसान हुआ उसके लिए कर से वसूली करेंगे। 164वां आयकर दिवस के तौर पर 2023 में अभी मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। पहली चीज तो ये कि आईसीसी वर्ल्ड कप 23 की अगर मैं बात करता हूं, तो इससे जुड़ी हुई बेसिक चीजें आपको पता हो। पहला आप ये याद रखिए कि सर ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसको बना दिया गया है, तो वो बनाया गया है शाहरुख खान को। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिए सर, इस साल या इस वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है वो कौन करेगा, तो मेजबानी करेगा भारत। बात समझ में आ रही है? सर जो भारत मेजबानी करेगा, किन जगहों पर मैच जो है वो देखे जाएंगे, तो अलग अलग जगहों पर मैच देखे जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं याद करने के लिए फर्स्ट और लास्ट मैच की, तो ये याद रखिएगा कि ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर संचालित होंगे, खेले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये कहां पर खेले जाएंगे, जो फर्स्ट मैच होगा, जो लास्ट मैच होगा, वो कहां पर खेला जाएगा, वो खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर। अब क्वेश्चन आता है कि सर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी, तो टोटल टीम की अगर मैं बात करता हूं, तो टोटल टीम यहां पर आएंगी 10। और दूसरा इसमें याद रखिए सर, टोटल मैचेस कितने खेले जाएंगे, तो टोटल मैचेस जो खेले जाएंगे वो होंगे 48। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 23 की, तो वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया है, वो बनाया गया है शाहरुख खान साहब को। मेजबानी भारत करेगा। फर्स्ट मैच और लास्ट मैच जो है वो कहाँ पर होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जो कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। बात समझ में आ रही है? टोटल 10 टीमें हिस्सा लेंगी और 48 मैचों का ये पूरा टूर्नामेंट होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पर बेसिक चीजें आपको पता चल गई। अब बात आती है सर, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन।
किस दिन विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है? तो याद रखिए कि हर साल मनाया जाता है 25 जुलाई को। अब 25 जुलाई को जो मनाया जाता है ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, वो आखिर है क्या? अगर मैं बात करूं तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि सर ड्राउनिंग का क्या मतलब होता है। तो ड्राउनिंग के मतलब की अगर मैं बात करूं तो इसको याद रखिए कि जब भी पानी में, ये एक प्रोसेस होती है कि पानी में डूबने पर जो श्वसन समस्या या सांस लेने की समस्या उत्पन्न होती है, उसका अनुभव जो होता है कि प्रक्रिया को हम ड्राउनिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ड्राउनिंग के अगर डेफिनेशन की बात करें कि सर इस शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सीधे बोलिए कि पानी में डूबने पर सांस लेने में जो समस्या होती है, उसको जो फील करते हैं, जो अनुभव करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हम ड्राउनिंग बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि सर ये ड्राउनिंग डे जो है वो क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि हमारे देश में या विश्व स्तर पर या वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डूबने के कारण मृत्यु हो जाती है। तो उन लोगों को याद रखने के लिए या उनको याद करने के लिए डूबकर मृत्यु हुई लोगों को याद करते हैं यहां पर। और दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहां पर याद रखिए कि सर जो तालाब हैं, नदी हैं, जो इस प्रकार के एरिया हैं, जो पानी वाले एरिया हैं, उन पानी वाले क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी, उन पानी वाले क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखेंगे दो चीजें कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनको याद करना है, और जो लोग इस तरीके के एरिया में जाते हैं उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है, या वो किस प्रकार से वो खुद भी अपने आप को सुरक्षा संबंधी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, उसको जागरूकता फैलाने के लिए इस प्रकार का दिवस जो है वो मनाया जाता है 25 जुलाई को, जिसको हम ड्राउनिंग डे के नाम से जानते हैं। अब बात आती है सर इसकी शुरुआत किसने की है, तो याद रखिएगा कि ड्राउनिंग डे की शुरुआत के लिए किसका नाम लिया जाता है? यूएस असेंबली का। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना है कि यूएस असेंबली के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है और हर साल 25 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक है? और पानी या उसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए, अब देखिए कि जो भी डैम वगैरह हैं तो बैरिकेड्स वगैरह लगाए जाते हैं। तालाब वगैरह में मतलब बोला जाता है कि भाई इससे नदी वगैरह में इससे आगे आप मत जाइएगा। जो जो भी स्थान है, आप देखिए कि लोग जो है पिकनिक मनाने जाते हैं और अपनी बेवकूफ़ी के चलते अगर आप देखेंगे, और एक तरीके से मतलब अगर मैं बात करूं तो उनको जैसे फिक्र ही नहीं है अपने जीवन की, तो वैसे लोगों के लिए खास तौर पर अगर हम बात करें तो ये डे जो है वो मनाया जाता है कि भाई आप अभी इस कैटेगरी में हैं, ध्यान रखिए, नहीं तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आपके लिए तो नहीं, लेकिन आपके घर वालों के लिए जिनको आप पीछे छोड़ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन of of 108 feet tall statue of Lord Sri Ram at which place? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर भगवान श्री राम की 108 फीट, भगवान श्री राम की 108 फीट प्रतिमा का आधारशिला रखा है? बात समझ में आ रही है? देखिए दो तीन चीजें याद रखिए, इसकी साइज क्या होगी? 108 फीट। ठीक है? कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। बात समझ में आ रही है? कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। और इसकी लागत कितनी लगेगी? इस पे लागत लगेगी 500 करोड़ रुपए। ठीक है? और इससे फायदा, तो एक तो हमारी आस्था का विषय है, दूसरा सनातन धर्म का
विभिन्न लोगों को जानकारी प्रदान की जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो सनातन धर्म के बारे में जानकारी जो है वो प्रदान की जाएगी। और दूसरा अगर हम बात करें तो सर ये कहाँ पर है, तो ये जो एरिया है कुरनूल के पास में, जहाँ पर ये लगभग अगर मैं बात करूँ तो 10 एकड़ के एरिया पर, लगभग अगर मैं बात करूं तो 10 एकड़ के एरिया पर ये चीजें देखने को मिलेंगी। और कहाँ पर सर, तो ये तुंगभद्रा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, किस नदी के किनारे, तो याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे ये स्थापित किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये तुंगभद्रा नदी का ये जो एरिया है ना, ये वही एरिया है जिसके पास में विजयनगर साम्राज्य, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये वही एरिया है जिसके पास में या जिस एरिया पर विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ था। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, शायद आपको याद रहे, विजयनगर साम्राज्य का उद्भव स्थल भी यही है। ठीक है, जहाँ से बाद में समस्याएं हुई, बाद में विरोध और वहाँ से खदेड़ा गया, अलग अलग प्रकार से लड़ाई हुए और बाद में फिर से वो चीज़ें वहाँ स्थापित हुई। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो श्री राम प्रतिमा का जो आधारशिला रखी गई है, किसके द्वारा रखी गई है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो ये रखी गई है श्री अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, अमित शाह जी के द्वारा। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी होगी, 108 फीट, लागत 500 करोड़ रुपए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, कुरनूल, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में तुंगभद्रा नदी के किनारे लगभग 10 एकड़ की जमीन पर, 10 एकड़ की भूमि पर इसका डेवलपमेंट जो है वहां पर देखने को आपको मिलेगा, इस पूरे एरिया का डेवलपमेंट। राइट, तो ये याद रखिएगा कि कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है कुरनूल में, आंध्र प्रदेश। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट अंडर द ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम्स टू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। देखिए ईपीएफ क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जैसे मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं, अब जब तक आपकी सैलरी आ रही है तब तक तो ठीक है, रिटायरमेंट के बाद में फिर क्या होगा, तो सरकार ने एक प्लान लेकर आया कि भाई ये जो भी चीज़ें हैं, आपका पीएफ कटेगा, एम्प्लॉय जो है उनके सैलरी से कुछ हिस्सा कटेगा और सरकार के द्वारा कुछ हिस्सा दिया जाएगा, और बाद में वो पूरा अमाउंट जो है वो आपके रिटायरमेंट के टाइम पर पूरा एक बल्क अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका पैसा जमा हो रहा है उसके लिए जो आरबीआई, मतलब अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या चेंजेस किए हैं, तो आप देखिए कि पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, है ना, जो पहले अगर मैं बात करूं तो ये कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये था 8.10%, और वर्तमान में इसमें वृद्धि कर दी गई है, जिससे फायदा होगा। वर्तमान में इसमें परसेंटेज कर दिया गया है 8.15%, है ना। तो ये याद रखिएगा, जिससे जब भी आप रिटायर होंगे, जब भी सेवानिवृत्त होंगे, उस टाइम ड्यूरेशन पर एक बल्क अमाउंट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कौन सी संस्थान है, तो संस्थान का नाम याद रखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप फिलहाल इतना ही याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर has launched the new logo. The new logo is a white fill in the blank on a black background. अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने नया लोगो लॉन्च किया है, और नया लोगो जो है वो किस प्रकार का है, तो पहले अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू बर्ड जो है वो एक लोगो के तौर पर, ट्विटर के लोगो के तौर पर ये जानी जाती थी। लेकिन ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने हाल ही में एक नया लोगो लॉन्च किया है, और वो लोगो कैसा है कि ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट एक्स जो है वो बनाया गया है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि भाई जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसमें किस प्रकार की प्रतिमा जो है, किस प्रकार की छवि जो है वो बनाई गई है, तो याद रखिए कि वो ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट एक्स जो है वो नया लोगो निकल कर आया है। ट्विटर की अगर मैं बात करता हूं तो ट्विटर की जो स्थापना हुई है वो 21 मार्च 2006 को हुई है। ये चीजें मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूं, फिर भी एक बार और देख लीजिए। ट्विटर की जो स्थापना हुई वो 21 मार्च 2006 को हुई है, कुछ 4 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसके जो मालिक हैं, इसको जो ऑनर है, उनका नाम है एलन मस्क। ठीक, तीसरा इसमें याद रखिए कि सर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को।
ठीक है, कैलिफोर्निया, ठीक है। और करंट में जो इसकी सीईओ हैं उनका क्या नाम है? तो करंट में जो इसकी सीईओ हैं उनका नाम है लिंडा याकारिनो, ये भी याद रखें, लिंडा याकारिनो, ठीक है। फिलहाल आप इतनी चीजें याद रखिए और साथ में जो नया लोगो है वो इसमें याद रखिए, ठीक है। तो ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी, 4 अलग अलग लोगों ने की थी, लेकिन फिलहाल इसके जो ऑनर हैं वो एलन मस्क हैं, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है, और करंट में जो इसकी सीईओ हैं उनका नाम है लिंडा याकारिना। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ, गुजरात फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विल बी इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी एट विच प्लेस ऑन जुलाई 27। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी ने 27 जुलाई को किस जगह पर किया है? उस जगह का नाम है हीरासर। याद रखिएगा, हीरासर नामक जगह पर इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है, ठीक है। और हीराकर सर की अगर मैं बात करूं तो एक फेमस जगह राजकोट आप जानते होंगे, तो राजकोट के पास में ही हीरासर नाम की एक जगह है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हम किसको बोलते हैं वो देखिए। कोई देखिए, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है वो क्या होता है? ग्रीन नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि सर ये कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। इन्वायरमेंट से तो रिलेटेड होता है, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हम उस एयरपोर्ट को बोलते हैं जो पूरे तरीके से किसी नए जगह पर, जहां पर पहले से कोई भी काम ना हुआ हो, जहां पर पहले से मतलब पहले से चल रहे प्रोजेक्ट के तौर पर नया प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। यहां पर याद रखिए पूरे तरीके से, पूरी तरह से नया काम जो है वो होता है तो हम उसको ग्रीनफील्ड बोलते हैं। अब बात आ रही है कि सर एयरपोर्ट, तो ऐसा एयरपोर्ट जो पूरे तरीके से नए तरीके से जिसका निर्माण हो रहा है, और ऐसा निर्माण हो रहा है कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा एयरपोर्ट जिसके निर्माण से पूरे तरीके से नए प्रोजेक्ट के तौर पर हो रहा है और उसके निर्माण से पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हो रहा है, उस प्रोजेक्ट को हम बोल देते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो अभी तक इंडिया में कितने प्रोजेक्टेड हैं? वो हैं 21, और इस 21 में से 9 जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है? और बाकी जो है वो अंडर प्रोग्रेस है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है, उस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में अगर मैं इंडिया की बात करूँ कि सबसे पहले जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना था वो कहाँ पर बना था? वो बना था दुर्गापुर में। बात समझ में आ रही है? वेस्ट बंगाल। वो कहाँ पर बना? दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। और लगातार हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एयरपोर्ट जो है वो डेवलप कर रहे हैं। और अगर फायदे की बात करें तो और क्या हो सकता है? तो सर जब हम इसकी बात करते हैं तो एक चीज ये होती है कि जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा उससे कनेक्टिविटी जो है अलग अलग जगहों की वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पहली चीज तो ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में इंक्रीमेंट करेगा। दूसरी चीज, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि सर हीरासर में अभी फिलहाल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा जो है वो की गई है, और ये किसके पास में है? ये राजकोट के पास में। तो जो बड़े एयरपोर्ट होते हैं, बड़ी जगह होती है, वहां पर लोड जो है वो बहुत ज्यादा होता है। वहां पर अगर आप बात करेंगे तो ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा होता है। जब उनके पास में ऐसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलप होंगे तो उन एयरपोर्ट का ट्रैफिक जो है वो वहां से धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो इस तरीके से काम करते हैं, और इनके अपने ही कुछ फायदे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, द नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022 हैज बीन प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू हाउ मेनी जियो साइंटिस्ट। अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगभग लगभग क्या मतलब 22 साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको क्या किया है, एक अवार्ड दिया है, और वो अवार्ड क्या है? वो है नेशनल जियो साइंटिस्ट अवार्ड, ठीक है। अब ये नेशनल जियो साइंटिस्ट अवार्ड होता क्या है? तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो नेशनल जियो साइंटिस्ट अवार्ड होता है, ये
भूमि में मतलब जैसे मान लीजिए माइनिंग की बात करें या मिनरल्स की बात करें, तो भूमि से संबंधित अगर हम देखें, उसके विज्ञान से संबंधित चीज़ों की देखें, तो ऐसे लोग जो इस फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं, लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, उनको क्या दिया जाता है, ये सम्मान जो है वो दिया जाता है। टोटल अगर मैं बताऊं तो टोटल 22 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 22 लोगों में से 20 तो मेल हैं, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर दो जो हैं वो वोमेन है, वो फीमेल है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 22 लोगों में से दो फीमेल के साथ में, 20 मेल और दो फीमेल के साथ में ये अवार्ड जो है वो दिए गए। ये क्लियर हो गया सर कि ये क्यों दिया जाता है, क्या दिया जाता है। सर इसमें होता क्या है, कितनी चीजें मिलती हैं, कितना अमाउंट मिलता है, क्या पैसा भी है या सिर्फ सर्टिफिकेट है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसके टाइप की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 3 टाइप दिखाई देंगे। किसके 3 टाइप दिखाई देंगे? नेशनल जियो साइंस अवार्ड के 3 टाइप दिखाई देंगे। पहले टाइप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल जियो साइंस अवार्ड। पहला समझ में आ गया। इसमें क्या मिलेगा सर? इसमें मिलेगा 5 लाख रुपए तक का अमाउंट और प्लस सर्टिफिकेट। ये क्लियर है। दूसरा देखिए, इसको बोलते हैं नेशनल जियो साइंस अवार्ड। नेशनल जियो साइंस अवार्ड, इसमें क्या होगा सर? इसमें अमाउंट मिलेगा 3 लाख रुपए तक का और प्लस सर्टिफिकेट। और अगर मान लीजिए एक और अवार्ड है जिसको हम बोलते हैं नेशनल यूथ जियो साइंटिस्ट अवार्ड, साइंस अवार्ड। इसमें क्या होगा सर? तो यहां पर जब आप बात करते हैं तो इसमें एक चीज ये है, ये कितने एज ग्रुप तक मिलेगा? ये 35 वर्ष तक के लोगों को ही मिलेगा। और इसमें क्या होगा, एक साल में एक बार में अगर आप देखेंगे तो 1 लाख रुपए प्लस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि उनमें लगातार प्रोत्साहन जो है वो बने, ताकि उनमें आगे भविष्य में इसी प्रकार के बेहतर कार्यों को करने के लिए वो और ज़्यादा प्रोत्साहित हों। इसके लिए लगातार अलग अलग प्रकार के अगर आप देखें सम्मान जो है वो प्रदान किए जाते हैं, पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाते हैं। फिलहाल इतनी चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू अ बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ यंग रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। मतलब आप सोचिए कि हम आदान प्रदान तो करते थे, हम ट्रेड करते थे, लेकिन अब जो हम मतलब अगर हम बात करें एक्सचेंज की, अगर हम बात करें एक दूसरे के साथ में चीज़ों की आदान प्रदान की, तो हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये रिसर्चर्स की भी आदान प्रदान कर रहे हैं, वहाँ पर हम स्टार्टअप्स की भी आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक बेहतर चीज़। अब बात आ रही है कि सर इससे होगा क्या, ये आखिर है क्या, किस प्रकार की चीज़ें हैं, किसके साथ में हमने ऐसा किया है? तो भारत ने अर्जेंटीना के साथ में, अगर मैं बात करूं तो भारत ने अर्जेंटीना के साथ में ये बायलैटरल एक्सचेंज जो है वो उसके बारे में बात कही और उसको प्रदान किया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ अगर मैं बताऊं कि सर ये जो बायलैटरल एक्सचेंज है, सर ये जो बायलैटरल एक्सचेंज है ये किस फील्ड से, तो यंग रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स की बात कर रहा है। किस मेनली अगर हम बात करें तो किस फील्ड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सर ये बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और ज्यादातर अगर हम बात करेंगे तो इन क्षेत्रों से संबंधित जो ये रिसर्चर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं उनके आदान प्रदान की बात कही जाएगी। तीसरा अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ये याद रखिए कि जो भारत है वो भारत अर्जेंटीना का व्यापार के मामले में चौथा बड़ा सहयोगी है। बात समझ में आ रही? तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर
जो बायलैटरल एक्सचेंज हुआ है वो यंग रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स को लेकर हुआ है। स्पेशली किस फील्ड की ये बात कर रहे हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर फील्ड की बात कर रहे हैं। भारत और अर्जेंटीना के बारे में हम बात करें तो रिलेशन आज का नहीं है, काफ़ी पुराना रिलेशन है और लगभग चौथा बड़ा भागीदार जो है वो भारत अर्जेंटीना के तौर पर देखा जाता है। सर इसका ऑब्जेक्टिव किस तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो साइंटिफिक कम्युनिटीज़ हैं, अगर मैं इस एक्सचेंज की बात करूं तो इससे फायदे क्या होंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप ये याद रखिए कि जो साइंटिफिक कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं, वैज्ञानिक समुदाय हैं, उन समुदायों के बीच में आपसी सहयोग स्थापित होगा। तो दो देशों में इस पर्टिकुलर फील्ड की अगर आप बात करेंगे तो उसमें लगातार अलग अलग प्रकार से सकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ेगा। दोनों देशों को इसके फायदे मिलेंगे। अर्जेंटीना की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, दोनों ही देश जो हैं वो इससे सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है कि विच स्टेट हैज अप्रूव्ड मिशन शक्ति स्कूटर योजना। मिशन शक्ति स्कूटर योजना जो है वो उड़ीसा सरकार ने अभी स्टार्ट की है और उड़ीसा के जो सीएम हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की और इस स्कीम के तहत उन्होंने ये बोला है कि भाई जो एसएचजी से संबंधित महिलाएं, जो स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित महिलाएं हैं, है ना, उन महिलाओं को स्कूटर खरीदने के लिए, उन महिलाओं को स्कूटर खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कितना लोन, याद रखिए 1 लाख रुपए, और इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस पर इंटरेस्ट लगेगा 0। ठीक है, तो याद रखिए कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में अगर हम बात करें तो मिशन शक्ति के तहत मिशन शक्ति स्कूटर योजना एसएसजी से संबंधित महिलाओं को स्कूटर प्रोवाइड करने के उद्देश्य से की शुरुआत की है और वहां पर वो 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेगी, जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, मतलब कि 0% इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये याद रखिएगा। अब बात आती है कि सर इससे फायदा क्या, तो फायदा है, बिल्कुल है। एक तरीके से महिलाएं जो हैं वो अपने काम के लिए आगे बढ़ रही हैं, तो महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, ये तो हमको समझ में आता ही है। और दूसरा अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो इससे राजनैतिक फायदा भी तो है। बात समझ में आ रही है, तो फिलहाल आप इसके इस पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं कि आखिर ये है क्या और किस प्रकार से देखने। आप इतना याद रखें अभी कि किस गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई है, वो हुई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आपके लिए जो क्वेश्चन है मेरे पास में वो ये है कि एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ पाइनएप्पल कॉल्ड क्वीन पाइनएप्पल, मतलब नाम देख रहे हैं आप इसका, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ पाइनएप्पल कॉल्ड क्वीन पाइनएप्पल इज ग्रोन इन विच स्टेट। क्वीन पाइनएप्पल नाम का अनानास की एक महत्वपूर्ण किस्म जो है वो किस राज्य में उगाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से है लेकिन अभी करंट में न्यूज़ में है इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट ढूंढिए, फटाफट पढ़िए और मैसेज कर दीजिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।